नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पहला पेपर आपका हिंदी का था, जो कि 200 मार्क्स का था और उसमें कुल 100 क्वेश्चंस आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन इस पेपर का लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें नहीं और कौन सा है तो वो उसमें आपको फर्क करना आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें उत्तराई जो कि भाववाचक संज्ञा है वो कि क्रिया से बनी है। पढ़ाई पढ़ना एक क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा आपकी क्रिया से बनी हुई है। तो दौड़ना ये भी क्रिया है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी हुई है। लेकिन खटाई ये विशेषण, खटास ये विशेषण से बनी हुई, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, खटाई। तो खटाई ये भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है कि बालक पहली कक्षा में पढ़ता था, तो यहाँ पर जो पहला आ गए, यहाँ पर संख्या की बात हो गई। समारोह में अनेक लोग थे, यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हो अनेक। ये पुस्तक मेरी है, यहाँ पर पोजीशन आ गए, संबंधवाचक आ गए। तो आपका जो कपट्टी है यहाँ पर आपका गुण का भाव आ रहा है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य हैं। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका कपट्टी आया है ये आपका आंसर आइडेंटिफाई करता है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयोग हुई है। तो क्रिया दो प्रकार की हो सकती है कि सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। तो किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो जब पहला ऑप्शन है कि धावक मैदान में दौड़ रहा है, वो अभी तक सो रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, बच्चा बहुत देर से सो रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि वो अभी तक सो रहा है, तो सोना ये अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। बच्चा बहुत देर तक सो रहा है, ये भी अकर्मक है। धावक मैदान में दौड़ रहा है, ये भी अकर्मक है। वो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर सकर्मक है, यहाँ पर कर्म हो रहा है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, वो पतंग उड़ा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो आपका जो मिठास और सुनाव, उसमें जो आपका सुनाव है ये क्रिया शब्द से निर्मित है, क्योंकि चुनना आप करेंगे, किसी की चॉइस चूज करना आप करेंगे तो उसमें क्रिया आएगी, किसी को चुनना। तो ये क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर थर्ड की बात करें तो जवानी और पूजा। तो यहाँ पर जो जवानी है ये क्रिया शब्द से निर्मित नहीं है। जवानी यहाँ पर का एक विशेषण हो जाएगा, तो इसलिए ये संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित नहीं है। शिक्षा और अच्छाई में भी क्रिया से शब्द नहीं है। तो ये आपका भूल और हंसी, इनमें संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूल और हंसी। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो समता भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी है, जो कि प्राथमिकता भी है, सुंदरता भी है, जो कि विशेषण से बनी है। लेकिन ममता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन आपका है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए कि किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक मानी उसमें आपको पोजीशन दर्शाना होता है, उसमें आपको संबंध दर्शाना होता है, आपका उससे कोई संबंध होता है, आपका उस पर अधिकार होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मेरा गांव पास में ही है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, वो बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। तो आप इसमें चारों में से देखेंगे तो आपको संबंध है यानी अधिकार का भाव है वो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी मेरा गांव, इसमें मेरा पोजीशन आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा गांव पास में ही है, ये संबंध सूचक अवयव है। सेवंथ क्वेश्चन है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये गलत है। इनमें वसन के अनुसार विकार होता है, ये भी गलत है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये भी गलत है। ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि वो कल ही चला जाएगा, ही यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है। वो तो आज आएगा, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, यहाँ भी निपात का प्रयोग हुआ है, लेकिन मुझे एक गिलास दूध चाहिए, यहाँ किसी निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9th क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। माँ पुत्र को समझाती है, यहाँ पर सकर्मक रूप है। मदारी भालू को नचाता है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, यहाँ पर सभी में क्रिया सकर्मक रूप से क्रिया हो रही है, लेकिन वो बिना बात ही हंस रही है। तो सेकंड ऑप्शन है कि वो बिना बात ही हंस रही है, तो हंसना यहाँ पर पूरी तरह से अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर अकर्मक रूप से जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो बिना बात ही हंस रही है। आपका 10वां क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण रहित यानी जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वे अचानक चले गए, वो अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी। यहाँ पर क्रिया विशेषण रहित हैं, यानी यहाँ पर कोई क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सरसी हैं ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पैश्विनी और तटिनी आपगा ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 12th क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर विट्टप और द्रुम ये दोनों पेड़ के पर्यायवाची हैं, बाकी इसमें किसी में पेड़ का पर्यायवाची कोई है और कोई नहीं है, लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है इसमें दोनों शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, विट्टप और द्रुम, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 13th क्वेश्चन है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपोत और पिक में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। 14th क्वेश्चन है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ऊपर क्वेश्चन आया था कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आने तो दो, मैं कल आ सकता हूँ, वो पटना गया था, संभवत वो आएगा। तो यहाँ पर मुझे आने तो दो, यहाँ पर तो आप सबसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 15th क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो यहाँ आपका भीतरी और आपसी विशेषण शब्द हैं, ये संज्ञा शब्दों से रचित नहीं है। वार्षिक निचला ये भी नहीं, शिक्षित कमाऊ ये भी नहीं है, लेकिन पीड़ित और दयनीय ये दोनों शब्द आपके संज्ञा शब्दों से रचित हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 16th क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में विलोम युग्म है, इनमें से कौन सा है जो विलोम युग्म बनाता है। तो सुकर और दुष्कर ये दोनों आपका विलोम युग्म बनाते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 17th क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्रंत और वृंद, यहाँ पर समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। यहाँ पर वृंद का अर्थ बताया गया समूह और वृंद का अर्थ बताया गया डंठल, ये गलत है आपका, और बाकी में सभी सही है। ऋतु का अर्थ सही होता है और ऋतु का अर्थ सच्चा मौसम होता है, और यहाँ पर शोध का अर्थ सूजन होता है और शोध का अर्थ शुद्धि संस्कार होता है। तो यहाँ पर सभी में तालमेल बराबर बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। और 18th क्वेश्चन है कि किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी में देखेंगे कि सभी में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद प्रयोग हुआ है। यहाँ पर स्रोत को आप मिलाएंगे तो स्रोत का मतलब धारा होता है और स्रोत का मतलब कान होता है, द्रव का मतलब तरल होता है और द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, हरण करना मतलब चुराना, और हरिण का मतलब होता है मृग, और चीर का मतलब वस्त्र नहीं होता है दोस्तों, चीर का मतलब दीर्घकाल होता है, दीर्घ होता है, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पर उल्टा प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये कि समश्रुत शब्दों का अर्थभेद यहाँ पर फर्स्ट में सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है कि परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है।
तो यहाँ पर दोस्तों परिच्छेद शब्द का मतलब होता है कि आवरण, ढकना किसी को आवरण, और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग यानी किसी का टुकड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों शब्दों का अगर सही अर्थ भेद देखें तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आवरण और अनुभाग। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो दोस्तों सराहनीय और प्रशंसनीय ये परस्पर विलोम नहीं है, क्योंकि सराहनीय का जो विलोम है वो है आपका निंदनीय, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो आपका ऋजु का वक्र होता है, सम्मुख का विमुख होता है, सघन का विरल होता है, लेकिन संग्रह का अर्थ परिग्रह, संग्रह का जो विलोम है वो परिग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पर विलोम शब्द युग्म में कौन सा नहीं है, आपका फर्स्ट वाला नहीं, यानी संग्रह का विलोम परिग्रह नहीं होता है। यहाँ पर 22 का क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम जिज्ञासु कहेंगे। जिज्ञासु को क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा रखता है उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है कि कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। तो इस दोस्तों कही हुई बात को जब आप फिर कहते हैं तो इसको पिष्ट पेषण कहा जाता है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इनमें से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, ये आपका सही ऑप्शन है। यार 25वां क्वेश्चन है कि जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो आप उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आप सदाचारी बोलेंगे। सद्भावी साधु सज्जन नहीं बोलेंगे, जिसका आचरण अच्छा हो उसको आप सदाचारी बोलेंगे, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 26 क्वेश्चन है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। दोस्तों ऐसा रोग जो आपके टच करने मात्र से फैल जाता हो उसको हम संक्रामक रोग कहेंगे। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है कोरोना, जो कि संक्रामक रोग है जो आपके टच करने मात्र से फैल जाता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, इसमें आपका टोपी शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है। नदी, झील, सरोवर, यहाँ पर भी नदी और झील ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे कि नदी बड़ी है या झील बड़ी है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि नदी बड़ा है या झील बड़ा है। तो इसलिए आप जब वाक्य बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, क्योंकि ऐसे ही देखने मात्र से पता नहीं चलता है। और पानी, ज्ञानी, नानी, तो इसमें नानी शब्द आपका सिंपल देख रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नींबू, खट्टा दही या बड़ा केला, तो इसमें सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आंसू है आपका जो एक वचन नहीं है, क्योंकि आंसू को आप ऐसे एक एक नहीं है, ये बहुत सारे मतलब मात्रा में आते हैं। लेकिन हौस और बार ये भी दोनों नहीं है, सिंपल देख रहे हैं। लेकिन आकाश एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है, आकाश एक है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम अपने आप को भूल गए, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। इस विषय में आपकी क्या राय है, ये बात आप ही कह दीजिए। यहाँ पर तो आप सब देख सकते हो, आप, आपकी, आपको, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है इन तीनों में, लेकिन हम अपने आप को भूल गए, यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी इन तीनों में आपको सिंपल देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, आपको, आपकी, आप, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो 30 क्वेश्चन है कि आपका हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, नदियों का अलग होना हिमालय से, तो इसमें किस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग है। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक का मतलब यही होना, किसी का किसी से संबंध विच्छेद होना, किसी का अलग होना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 31 क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं।
इनमें से किस विकल्प के जो आपके सभी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो इमली, चांदी, लौकी, तो इसमें आपके इमली, चांदी, लौकी सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, हाथी, आलू, बालू, यहाँ पर कुछ पुल्लिंग है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। साथी, घी, शक्कर, भलाई, हलवाई, ईसाई, तो ये आपका इमली, चांदी, लौकी, इसमें तीनों के तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 32 क्वेश्चन है कि निस्यार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। दोस्तों, निस्यार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, जहाँ पर निश्चय का भाव आ जाए, जहाँ पर कन्फर्मेशन आ जाए, उस वाक्य, वो वाक्य हमको ढूंढना है। तो भगवान सबका भला करे, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, शायद वो आज आ जाए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। तो यहाँ पर भगवान सबका भला करे, तो भगवान हो सकता है भला किसी का करे और किसी का न करे, लेकिन हमारी इच्छा है कि भगवान भला करे। तो यहाँ पर आप निश्चय नहीं है कि भगवान सबका भला करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए ये गलत है। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, एक एडवाइस है कि हमें बोलना चाहिए, सदैव सच बोलना, कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर भी आपका निश्चय का भाव नहीं आ रहा है, शायद वो आ जाए, यहाँ पर संभावना आ गई। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, तो यहाँ पर आपका पूरा कंफर्मेशन है कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, यहाँ पर आप पूरी तरह से निश्चय हैं कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर निश्चयवर्ती का प्रयोग हुआ, निश्चार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है आपका। तो 33 क्वेश्चन है कि आवर्ती मूलक पक्ष के संबंधित वाक्य हैं। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है। दोस्तों, आवर्ती मूलक का मतलब है कि किसी चीज का बार बार दोहराना। तो यहाँ पर बच्ची सो चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की आवर्ती नहीं हो रही है, बच्ची एक बार सो चुकी है, तो अब वो। और मोहन अध्यापक हैं, यहाँ पर भी आपका एक स्टेट बता रहे हैं कि मोहन एक अध्यापक हैं, वो स्कूल जाता है। वो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका आवर्ती मूलक नहीं बल्कि लगातार कंटिन्यूएशन का भाव आ रहा है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, वो स्कूल जाता है, यानी कि वो कल भी स्कूल गया था, आज भी जाएगा और कल परसों भी जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बार बार यहाँ पर दोहराया जा रहा है, स्कूल जाना बार बार दोहराया जा रहा है, आवर्ती हो रही है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो स्कूल जाता है। 34 क्वेश्चन है कि कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो किसान द्वारा फसल काट ली गई है, वो ये बात उससे पता चली, शोर पकड़ा गया, यहाँ पर शोर को किसी ने पकड़ा है, ये भी कृत्यवाच्य नहीं है, लेकिन लड़का पढ़ रहा है, ये आपका कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थ, किस वाक्य में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। तो निर्माण का मतलब रचना होता है, निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, और पथ का मतलब मार्ग होता है, पथ्य का मतलब होता है बीमार को दिए जाने वाला हितकर भोजन, त्रक का मतलब बहस होता है, त्रक का मतलब साक्ष होता है, लेकिन जठर का मतलब ज्येष्ठ बिल्कुल नहीं होता है, और जरट का मतलब बड़ा या बुढ़ा नहीं होता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब में सुमेलित हो रहे हैं लेकिन फोर्थ में नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। तो सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से, सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से, और सर्वदा का मतलब होता है सदैव या हमेशा। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, लेकिन अस्म का मतलब खच्चर नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत है। अनिल का मतलब आग नहीं, अनिल का मतलब हवा होता है, और अनल का मतलब आग होता है, जो यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इसलिए ये भी गलत है। जलद और जलज, कमल और बादल यहाँ पर भी उल्टा दिए गए हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। लेकिन हमको ढूंढना है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ सुमेलित कौन सा होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वथा मतलब सब तरह से, और सर्वदा मतलब सदैव, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 37 क्वेश्चन आपका है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये सही है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य, ये भी सही कथन है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, ये भी आपका सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये आपका कथन गलत है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय नहीं कहते हैं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 38 क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ आपका चरागाह, तंदुरुस्त, मध्य नज़र, तो यहाँ पर मध्य नज़र भी गलत है, और तंदुरुस्त ये भी गलत है।
मध्य नजर, चारागाह, तंदुरुस्त, यहाँ पर भी ये मध्य नजर आ रहा है आपका। यहाँ पर मध्य नजर होता है सही ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर तंदुरुस्त ये गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तंदुरुस्त सही है, मध्य नजर भी चाहिए और चारागाह, ये तीनों जो शब्द हैं ये सही प्रयुक्त हुए हैं। तो आपका सभी शब्द शुद्ध कौन से हैं, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तंदुरुस्त, मध्य नजर और चारागाह। 39 क्वेश्चन है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें भाववाच्य इन चारों सेंटेंस में से कौन किसमें नहीं है भाववाच्य। तो छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पर भाववाच्य प्रयुक्त नहीं हुआ है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 40 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें से एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका सही लग रहा है कि क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 41 क्वेश्चन है कि ये दोस्तों दोबारा प्रिंट हो गए। 41 क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर का द्वितीय, बुधवार, वयस्क, ये तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दंपति ये बिल्कुल सही शब्द हैं। तो इसलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो आपका दंपति हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, इनमें से कौन से में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो वेष्टि और सेमिष्टि ये दोनों विलोम है। वेष्टि का मतलब छोटा, सेमिष्टि का मतलब ब्रॉड रूप से, तो यहाँ पर ये विलोम शब्द हैं। स्थावर और जंगम ये भी विलोम है। मूक और वात्सल ये भी आपका विलोम है, लेकिन हार और प्रयास विलोम नहीं है। हार का विलोम है वो आपका जीत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 43 क्वेश्चन है कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, इनमें से कौन में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो वेतनिक और सवेतनिक ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन बैठ रहा है। वेतनिक का जो विलोम है वो अवेतनिक होता है, लेकिन सवेतनिक नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर किस विकल्प में आपके जो सभी शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी धात्वे और भौनिष्ठ, यहाँ पर दोनों शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। बाकी में सभी में किसी में शुद्ध है और किसी में अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो धात्वे और भौनिष्ठ हैं ये दोनों शब्द अशुद्ध है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो आपका जो सृष्टि है ये वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मत्स्य, दृष्टा और वापस ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है कि आपका मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, पुस्तक को पढ़ना और लड़के को, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिक्कर्मक आपकी हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इन चार में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, वो आगे बढ़ गए लेकिन परिवार पीछे रह गया, लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। तो यहाँ पर जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है आपका। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, ये भी साधारण वाक्य है, लेकिन वो आगे बढ़ गए लेकिन परिवार पीछे रह गया, ये आपका संयुक्त वाक्य है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य कौन सा है। तो जो जितना मांगता उनको उतना दिया जाता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था, मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उनके पास जाऊँगा, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो यहाँ पर आपका एक ही सेंटेंस दिख रहा है, यानी कि ये सरल या साधारण वाक्य है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण ढूंढना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। तो यहाँ पर और शब्द से हमें पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य हैं। बाकी उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है, ये मिश्र है।
वो जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये भी मिस्र हैं। वो ऐसी बातें कहते हैं जिनसे सबको बुरा लगता है, ये भी मिस्र हैं। लेकिन यहाँ पर और सबसे पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। एक लोटा पानी से भरा भरा लाओ, पानी से भरकर लाओ, भरा लाओ, तो ये आपका अशुद्ध है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बातें ध्यान के साथ सुनो, वो सारी रात भर जागता रहा, ये भी आपका तीनों गलत लग रहे हैं। लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन है कि साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका वाक्य शुद्ध लग रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, दाल में कुछ गिरा है, मुझे उनका काम अच्छा लगता है, वो बुरे आदमी नहीं है। तो यहाँ पर वो बुरे आदमी नहीं है, तो ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें आएगा कि वह बुरा आदमी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। तो ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। जहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है वहाँ जरूरी नहीं कि कर्म होगा। तो किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये आपका पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया है, तो इसलिए आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये सही हैं, बाकी ये गलत है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक, यह आपका सही है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये भी सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, न कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो बेफालतू बात मत करो, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, यहाँ पर कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, यही वे कारण हैं जिनके कारण वो परेशान है, ये सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिच गए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, यह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों आदि का मतलब होता है आरंभ, लेकिन आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आदि का मतलब अभ्यस्त और आदि का मतलब होता है आरंभ, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं। तो इनमें से कौन से विकल्प में वाक्य शुद्ध है। तो आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। तो यहाँ पर सौभाग्यवती से पता चलता है कि ये वाक्य शुद्ध नहीं है। वो पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। तो अश्वमेध का घोड़ा नहीं होता है, अश्वमेध घोड़ा होता है, तो इसलिए ये भी वाक्य शुद्ध नहीं है। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये भी वाक्य शुद्ध नहीं है। लेकिन वो पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 58 क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इन वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। वो पुस्तक जो अलमारी में रखी है वो बहुत अच्छी है, ये बात जब मैं छोटा छोटा था उस समय की है। तो यहाँ पर आपका ये बात उस समय की है जब मैं छोटा था, इस तरह से होना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, यहाँ पर भी पद को आगे पीछे किया गया, यानी बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ नहीं होना चाहिए, बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ ये होना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन वाक्य शुद्ध है, यानी मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि माँ ने बच्चों के झगड़ों को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त मुहावरा होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माँ ने बच्चों के झगड़ों को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। सिर जैसे ही मुड़ाया और ओले पड़ गए, तो मतलब कि कार्य आरंभ होते ही उसमें विघ्न पड़ गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 61 है कि गागर में सागर भरना का भावार्थ अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का मतलब है कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में गलत कथन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है आपका? तो विषय विभाजक में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, ये भी सही है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, इसलिए ये आपका गलत है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताशी उद्यमी ने कहा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताशी उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त लोकोक्ति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त लोकोक्ति है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि उद्यमी ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब कि उसने मेहनत ज़्यादा की लेकिन जो आउटपुट जो निकल कर आया वो बहुत कम आया, इसलिए खोदा तो पहाड़ लेकिन निकल गई चुईया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो आपको आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको किसी भी लोकोक्ति को याद करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही वहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि दोनों जो करेला और नीम है दोनों में आपका जो थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट रहता है कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? नाक भौं सिकोड़ना मतलब अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, ये सही है। खड़ो पानी पड़ना, थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, ये भी सही है। सूरज पर थूकना यानी कि किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, ये भी सही है। लेकिन खड़ो पानी पड़ना बहुत वर्षा होना इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए ये भावार्थ सही नहीं बैठ रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ में संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चींटी के पर निकलना, यानी कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 है कि अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर बन जाना, किसी पर निर्भर अब नहीं हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हो यानी आत्मनिर्भर होना। तो 67 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सही प्रयोग किसका हुआ है? तो आर्बिट्रेरी का मतलब उचित नहीं होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब किसी काम को आप जब अपने मन माने ढंग से करते हो तो उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं आप। अकाउंटेबिलिटी का मतलब लेखा संबंधी नहीं होता, वो अकाउंटेंट होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। और जुडिशियस का मतलब विधि सम्मत भी नहीं होता, ये भी गलत है। लेकिन अपीजमेंट का मतलब तुष्टिकरण जरूर होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग दोस्तों नहीं हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल का मतलब महाधिवक्ता होता है, तो यहाँ पर भी सही प्रयोग हुआ है। और लीगल प्रोटेक्शन का मतलब विधिक संरक्षण होता है। और अपेरेंट का मतलब प्रकट या प्रत्यक्ष, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। लेकिन अज्यूम का मतलब ग्रहण करना बिल्कुल नहीं होता। अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो अज्यूम का ये ग्रहण करना मतलब बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन है कि किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा शोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निशंक होना, ये आपका असंगत लग रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आग बबूला होना का भावार्थ क्या है? तो ये सबको पता है कि आग बबूला होना का मतलब है कि अत्यंत क्रोध करना।
अब क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं कि अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द हैं। तो इनमें से अप्रोच शब्द का एक ऐसा शब्द है जो इसका सही अर्थ नहीं बता रहा है। तो अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है, अप्रोच का मतलब पहुंच होता है, अप्रोच का मतलब सिफारिश होता है, लेकिन अप्रोच का मतलब उपमार्ग बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। ऑथोरिटी का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो ऑथोरिटी का मतलब प्राधिकार बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो यहाँ पर लेजिबल का मतलब सुवाच्य होता है बिल्कुल। एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी पीछे की ओर, ये भी होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट का अर्थ आयात निर्यात नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द हैं? किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द हैं? तो आपका यहाँ पर अप्रेंटाइज हो जाएगा। अप्रेंटाइज का मतलब प्रशिक्षण नहीं होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा तो ग्रॉस का मतलब घोर हो जाएगा और मिसकंडक्ट का मतलब कदाचार, यानी ग्रॉस मिसकंडक्ट का मतलब है घोर कदाचार। जुरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा क्वेश्चन नंबर 77। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, यानी जिसमें संधि नहीं है? तो आपका तल्लीन, इसमें ये इसको आप संधि विच्छेद कर सकते हो। अनुच्छेद, इसको भी संधि विच्छेद कर सकते हो। परिणाम, इसको भी कर सकते हो, लेकिन फलस्वरूप का संधि विच्छेद नहीं कर सकते, यानी कि ये संधि रहित है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अद्योपांत का आपका संधि विशेष सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द संधि संधि शब्द सही नहीं है? तो नी प्लस रोग निरोग सही है। मन प्लस ताप मनस्ताप सही है। तथा एव तथैव सही है। लेकिन रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर जो वी की मात्रा लगी छोटी लगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए। तो यहाँ पर रविंद्र है, ये सही नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो आपका सत्य प्लस मार्ग, ये वाला गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किस किस शब्द की संधि सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? तो शीत प्लस ऋतु शीतोर्तु, तो ये आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका तदुपरांत। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो तुलसीकृत जो आपका है इसमें तत्पुरुष समास है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो हानि लाभ, इसमें भी द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व मतलब विरोधाभास, विरोध, एक शब्द का दूसरा विरोध करेगा। तो हानि और लाभ ये दोनों विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर जो हानि लाभ है इसमें भी द्वंद्व समास है। चाल चलन, इसमें भी द्वंद्व है। माता और पिता, इसमें भी द्वंद्व है, लेकिन परम पिता इसमें द्वंद्व नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आनंद में भी उपसर्ग है। आ प्लस नंद यहाँ पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आरोह में भी आ प्लस रो उपसर्ग हुआ है, लेकिन आकार में भी आ प्लस कार उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, लेकिन आसन में उपसर्ग नहीं आया है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अलम प्लस कार प्लस इक। तो कार है आपका, ये हो जाएगा मूल शब्द, और बाकी अलम आपका हो जाएगा उपसर्ग, और इक हो जाएगा प्रत्यय, यानी कि इसमें आलंकारिक में आपका प्रत्यय और उपसर्ग दोनों प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व, मैंने वो जैसे ही ऊपर बताया कि द्वंद्व का मतलब विरोधाभास, एक शब्द दूसरे का विरोध करेगा। तो शीतोष्ण में आपका शीत भी आ रहा है और उष्ण भी आ रहा है, यानी सर्दी और गर्मी दोनों आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर शीतोष्ण शब्द है, इसमें आपका द्वंद्व समास है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो दोस्तों आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है। तो आपका पहला
जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं कि किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों मांसल में ल प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, मंजुल में भी मंजू प्लस ल प्रयुक्त हुआ है, श्यामल में भी श्याम प्लस ल प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अतल में ल प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। यानी अतल का मतलब होता है अ प्लस तल, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो तल है न कि ल है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों मददगार में आपका गार प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है, रोजगार में भी गार प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है, यादगार में भी गार प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है, लेकिन स्नानागार में गार प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें स्नान प्लस आगार है, आगार, इसलिए ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो इनमें से आपका जो आदर है ये तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दंड, सिर और शाक ये तीनों शब्द तत्सम हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। तो बेखबर में बे उपसर्ग है, बेकार में बे उपसर्ग है, बेगुना में बे उपसर्ग है, लेकिन बेलदार में बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो बेल प्लस दार होगा, न कि बे प्लस लदार होगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। तो या नमकीन में यहाँ पर नमक प्लस इन प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है, शौकीन में शौक प्लस इन का प्रयुक्त हुआ है, रंगीन में रंग प्लस इन का प्रयुक्त हुआ है, लेकिन गमगीन में इन प्रत्यय नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कंफ्यूजन है कि टेंटुआ, वैसे यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि मैंने उसका टेंटुआ दबा दिया, यानी कि गला दबा दिया, ये आपका देशज शब्द है। बाकी ओखली, किवा, टोट का इसमें कंफ्यूजन, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपको सुनना है कि कौन सा विदेशी मूल का शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, तो यहाँ पर सीधा सा कार और बस ये दोनों विदेशी मूल के शब्द हैं, अंग्रेजी की हो गई। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, यहाँ पे उत्तर और प्रश्न ये दोनों विदेशी मूल के शब्द हैं। वो सदैव सच बोलता है, उसने मुझे आवाज़ दी, तो यहाँ पर आवाज़ ये विदेशी मूल का शब्द है, लेकिन ये वो सदैव सच बोलता है यहाँ पर विदेशी मूल का शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी देहात और आसान में विदेशी मूल का कोई भी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी छकड़ा, काजल और खेत में सभी शब्द तद्भव हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आँख, काक और आम में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे सटीक हैं, या एक दो में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सारे सटीक क्वेश्चन बताने का मैंने प्रयास किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी एसआई का एग्ज़ाम दिया है या जो भविष्य में देने वाले हैं, और हमारे जीके फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका एनालिसिस हम लाते रहते हैं, और बाकी डेली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो आप जीके फैक्ट्री चैनल पर देख सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप नोटिफाइड हो जाएं। धन्यवाद।